हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 14 के क्वेश्चंस और उनके आंसर के अप्रोचेस को समझने की कोशिश करेंगे। जो भी आज के दो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, वी होप कि आपने उसके आंसर्स लिख लिए होंगे। अब हम उनके अप्रोचेस को समझते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, इट रिवॉल्व्स अराउंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। उसमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, उनके बेस पर हमारे आज के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का, इट टॉक्स अबाउट एरिस्टोटल। देखिए, द क्वेश्चन सेज दैट एरिस्टोटल इज अ पॉलिटिकल रियलिस्ट, बट इन इट ही हैज नॉट लॉस्ट साइट ऑफ पॉलिटिक्स एग्जिस्टिंग टू अचीव इट्स मॉरल एंड्स। Examine this in context of Aristotelian view of politics and contrast it with Plato and Machiavelli's views। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को आप ब्रेक करोगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो इस क्वेश्चन के एक्चुअली मल्टीपल पार्ट्स हैं, मल्टीपल सब पार्ट्स हैं। देखो, समझो इस चीज को। क्वेश्चन सेज कि एरिस्टोटल जो थे वो एक पॉलिटिकल रियलिस्ट थे, राइट। तो आप जानते हैं कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, राइट। सो पॉलिटिकल साइंस के फादर है एरिस्टोटल। इसका मतलब क्या है कि वो रियलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, मतलब कि क्या चीज रियलिटी में है वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जो चीजें आइडिया में है, राइट। सो एरिस्टोटल ये चीज मानते थे कि पॉलिटिक्स में रियलिज्म का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एरिस्टोटल जब रियलिज्म के बारे में मानते थे, तो उस पर्टिकुलर टाइम में ही हैज नॉट लॉस्ट साइट ऑफ पॉलिटिक्स एग्जिस्टिंग टू अचीव इट्स मॉरल एंड्स। मॉरल एंड्स का मतलब होता है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का सीधा सा मतलब है मॉरल्स, वैल्यूज, नॉर्म्स। सीधे शब्दों में क्वेश्चन का कहना यह है कि एरिस्टोटल जो थे, जो रियलिज्म में मानते थे, मतलब पॉलिटिकल रियलिज्म में मानते थे, वो कहीं ना कहीं जो आइडियलिज्म की वैल्यूज थी, जो मॉरलिज्म की वैल्यूज थी, उसको भी उन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया था। मतलब कि एरिस्टोटल जब रियलिज्म के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं आइडियलिज्म को भी एक्सेप्ट कर रहे थे, राइट। यही पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। नाउ द स्टेटमेंट का जो डायरेक्टिव वर्ड है वो एग्जामिन करना है। एग्जामिन मतलब हमें चेक करना है, इस चीज को वैलिडेट करना है कि क्या ये चीज जो लिखी गई है, क्या वो चीज सही है या फिर सही नहीं है। तो हमें एग्जामिन करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरिस्टोटेलियन व्यूज ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या व्यूज थे, और देन हमें उसे कॉन्ट्रास्ट करना है प्लेटो और मैकियावेली के व्यूज ऑन पॉलिटिक्स के साथ। सो प्लेटो और मैकियावेली ही क्यों? देखो, आप जानते हैं कि प्लेटो कौन थे। प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे, मतलब उनको पॉलिटिकल आइडियलिस्ट बोला जाता है। यहां तक कि फादर ऑफ पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करेंगे, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, तो वो प्लेटो होंगे। एंड मैकियावेली क्यों? बिकॉज मैकियावेली एक रियलिस्ट स्कॉलर थे। इनको आप फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म कह सकते हो, राइट। सो क्वेश्चन ये है कि देखो, एक तरफ एरिस्टोटल है, राइट, एक तरफ प्लेटो है और एक तरफ काइंड ऑफ मैकियावेली है। प्लेटो जो है वो पूरी तरीके से आइडियलिस्टिक है, मतलब एक पॉलिटिकल आइडियलिस्ट है, ठीक है, जो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। मैकियावेली जो है पूरी तरीके से रियलिस्ट है, जो कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल रियलिज्म में बिलीव करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एरिस्टोटल जो है वो रियलिज्म में बिलीव तो करते हैं, बट साथ ही साथ आइडियलिज्म में भी बिलीव करते हैं। यही क्वेश्चन बोलने की कोशिश कर रहा है। तो और हमें कॉन्ट्रास्ट करना है प्लेटो और मैकियावेली के साथ कंपेयर करते हुए एरिस्टोटल को। तो टेक्निकली हमें एरिस्टोटल को प्लेटो के साथ भी कंपेयर करना है, हमें मैकियावेली के साथ भी कंपेयर करना है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये चाहता है कि हम ये चीज एक्चुअली प्रूव करें कि जो एरिस्टोटल है वो ना ही पूरी तरीके से आइडियलिस्टिक है, ना ही पूरी तरीके से रियलिस्ट है। रादर जो एरिस्टोटल है, उन्होंने एक मिडल पाथ को फॉलो किया है, राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज को आपको अपने आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट करना है, इस चीज को एक्चुअली आपको अपने आंसर के अंदर शो करना है, ठीक है। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ गए। अब हम इस क्वेश्चन के मेन पार्ट पर चलते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर आंसर को अप्रोच कैसे करना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको अपने आंसर का इंट्रोडक्शन लिखना है। तो जैसा हमने हमेशा डिस्कस किया है कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमेशा आपको क्वेश्चन के बिगर पिक्चर को, जो क्वेश्चन का बिगर पिक्चर है, मतलब जो कोर थीम है क्वेश्चन की, उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कोर थीम कौन है? एरिस्टोटल खुद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कोर थीम है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का जो पॉलिटिकल साइंस का जो स्टडी है, उस चीज के ऊपर ये क्वेश्चन है कि एरिस्टोटल आफ्टर ऑल किस टाइप के फिलोसोफर थे, इस टाइप के ऊपर, इस चीज के ऊपर ये क्वेश्चन है, राइट। सो आप अपने आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि एरिस्टोटल जो है उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने, देखो, पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है? पॉलिटिकल साइंस का मतलब है कि जो पॉलिटिक्स रियल लाइफ में हो रही है उसको समझाने वाला एक साइंस, यानी कि एक थ्योरी। तो पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस एक थ्योरी है, पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, उसी का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है उसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। आपको याद होगा ये सब हमने फर्स्ट अपने लेसन के अंदर इनको डिस्कस किया था, राइट। सो देखो, पॉलिटिकल साइंस का मतलब है थ्योरी। सो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का पॉलिटिक्स किस तरीके से चलेगा, ये चीज कौन डिसाइड करती है? इट इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें, तो इंडिया का जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से चलेगा, ये कौन सी थ्योरी डिसाइड करती है?
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही तो डिसाइड करती है, राइट? सो पॉलिटिकल साइंस को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करने वाला अगर कोई एक बुक है, कोई एक टेक्स्ट है, तो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। किसी भी कंट्री का संविधान जो होता है वो एक्चुअली उसके पॉलिटिकल साइंस के थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, उसके लॉज को एक्सप्लेन करता है, उसके रूल्स को एक्सप्लेन करता है, राइट? अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस के थ्योरी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है, उसको शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली स्टडी करूं, अगर मैं अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली समझूं, तो क्या मैं अलग अलग कंट्री के पॉलिटिकल साइंस के सिस्टम को समझ सकता हूं, राइट? यही चीज यहां पर एरिस्टोटल ने किया। एरिस्टोटल ने क्या किया, जब वो उस पर्टिकुलर टाइम में थे, तो उस टाइम में 158 डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को उन्होंने स्टडी किया। 158 कंट्री के अलग अलग डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद उन्होंने समझने की कोशिश की कि हर एक टाइप के अंदर क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, गुड एंड बैड जो है हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने ये समझा। साथ ही साथ उन्होंने ये समझा कि देखो, वो जो एक पर्टिकुलर टाइम था, वो पावर का जो था, वो पावर के लिए बहुत ही अनस्टेबल टाइम हुआ करता था। मतलब जिस टाइम एरिस्टोटल का टाइम था, उस टाइम पावर बहुत ही अनस्टेबल हुआ करता था। मतलब कि एक किंग जो है वो दूसरे किंग के ऊपर अटैक करके उसकी पावर को हथियाने की कोशिश कर रहा है, उसके पावर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। द पॉइंट इज, तो एरिस्टोटल ने ये समझने की कोशिश की, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को, अलग अलग रूल बुक्स को, लॉज को पढ़ने के बाद ये समझने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल क्यों पावर जो है इतना अनस्टेबल है, आफ्टर ऑल क्यों अलग अलग कंट्री के अंदर रेवोल्यूशंस होते हैं, क्यों प्रोटेस्ट होते हैं, क्यों आफ्टर ऑल एक पर्टिकुलर कंट्री का जो मोनार्क होता है या फिर जो किंग होता है उसको उसके ही सिटीजन्स के द्वारा हटा दिया जाता है। आफ्टर ऑल रीजन क्या है, राइट? तो देखो, अगर आप ध्यान से देखिए तो जो एरिस्टोटल है वो क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली एरिस्टोटल रीजनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि चीजों के रीजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, रीजन को एक्सप्लेन करने में एक डिफरेंट चीज क्या है, बिकॉज अगर आप पॉलिटिकल साइंस को बात करो तो पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। ह्यूमैनिटीज का मतलब क्या होता है, एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है। आर्ट्स के सब्जेक्ट में रीजनिंग नहीं होती है। देखो, रीजनिंग कहां होती है, रीजनिंग साइंस में होती है। रीजनिंग क्वेश्चनिंग जो होती है वो साइंस में होती है। किसी चीज को प्रूव करना, किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना और डिटेल स्टडीज करना, ये सब साइंस के अंदर होता है, राइट? उस पर्टिकुलर टाइम में ह्यूमैनिटीज के अंदर, आर्ट्स के अंदर ये रीजनिंग वाला कंसेप्ट था ही नहीं। रीजनिंग का सीधा सा मतलब था कि जो भी चीजें बताई जा रही है उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, राइट? तो इस तरीके से हमारा पॉलिटिकल साइंस जो था वो पहले एक्चुअली ह्यूमैनिटी का कंसेप्ट था, राइट? उसको साइंस की तरह एक्चुअली सी नहीं किया जाता था, परसीव नहीं किया जाता था। बट जब एरिस्टोटल आते हैं तो उन्होंने 158 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रॉपर्ली स्टडी किया। जब स्टडी किया तो उसके अच्छी चीजों को, गुड चीजों को, बैड चीजों को एनालाइज किया। एनालाइज करने का मतलब है कि उन्होंने साइंटिफिक तरीके से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया। इसीलिए इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई होप दिस मच इज क्लियर कि आफ्टर ऑल एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं और क्यों कहते हैं। आई होप आप ये दोनों चीजें समझ गए। तो ये चीज आप सबसे पहले तो आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बता सकते हैं कि एरिस्टोटल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड व्हाई इज ही कॉल्ड सो, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था, ठीक है? सो आई होप आपका इंट्रोडक्शन रेडी है। नाउ चलो, अब मेन जो हमारा बॉडी पार्ट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर ऑल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें आप कंटेंट में लिख सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली पॉलिटिकल रियलिज्म और पॉलिटिकल आइडियलिज्म इन दोनों के बीच में है। मतलब एरिस्टोटल को हमें ये प्रूव करना है कि ना ही वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल रियलिस्ट है और ना ही वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल आइडियलिस्ट है, राइट? ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहली चीज आप बताएंगे कि जो एरिस्टोटल है वो पॉलिटिकल रियलिज्म में बिलीव तो करते थे। ये चीज तो श्योर है कि वो पॉलिटिकल रियलिज्म में बिलीव करते थे। इसका मतलब क्या है, उनका मानना ये था कि जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स का स्फेयर है, उसमें रियलिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या चीजें रियलिटी में हो रही है, क्या चीजें सच में हो रही है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, उस चीज को समझने में, उस चीज को अंडरस्टैंड करने में एरिस्टोटल ज्यादा बिलीव करते थे, राइट? एरिस्टोटल का ये मानना था कि अगर मैं सिर्फ बैठ के आइडियाज देता रहूंगा, मैं सिर्फ बताता रहूंगा कि क्या होना चाहिए, मतलब अगर मैं सिर्फ ऑट टू वाला कंडीशन देता रहूंगा, ऑट का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए, राइट? क्या होना चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी देयर। तो अगर मैं सिर्फ इस चीज के पीछे भागूंगा कि क्या होना चाहिए, तो शायद मैं कभी ये पता नहीं लगा पाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ठीक है? एक्चुअली हैपनिंग क्या हो रहा है ये मैं कभी पता नहीं लगा पाऊंगा। सो एरिस्टोटल का आइडिया ये था कि क्या ऑट टू है, मतलब क्या होना चाहिए, वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? तो इसलिए एरिस्टोटल का मानना ये था कि जो रियल लाइफ की जो पॉलिटिक्स है उसको हमें प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको हमें प्रॉपर्ली स्टडी करते रहना चाहिए, ताकि हम समझ सके कि एग्जैक्टली पॉलिटिक्स में क्या चीजें सही हो रही है, क्या चीजें गलत हो रही है और किस किस चीजों के अंदर एक्चुअली इंप्रूवमेंट की जरूरत है, राइट? तो देखो, पॉलिटिकल साइंस जो होता है, पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर दो मेन फिनोमिनास होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एक होता है फॉर्म, एक होता है मैटर, ठीक है? फॉर्म को आप सिंपल वर्ड्स में आइडिया समझ सकते हैं, यानी कि एक होता है आइडिया, सेकंड होता है मैटर। तो आइडिया वो चीज होती है जो कि रियलिटी में नहीं होती है, समथिंग दैट इज इन योर माइंड।
और जो चीज रियलिटी में है उसे हम मैटर बोलते हैं, राइट। तो ये चीज समझ गए। सो दो चीजें हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, एक होता है आइडिया, एक होता है मैटर। अब इनसे पहले, एरिस्टोटल से पहले, देयर यूज्ड टू बी अ स्कॉलर कॉल्ड एज प्लेटो। प्लेटो का मानना ये था, देखो प्लेटो सबसे पहले तो आइडियलिस्ट स्कॉलर थे। आइडियलिस्ट मतलब वो चीजों को बोलते थे कि क्या होना चाहिए, मतलब वो ऑट टू के पीछे बहुत ज्यादा भागते थे। वो ये नहीं देखते थे कि क्या है रियलिटी में, बस वो बोलते थे कि कैसा होना चाहिए। मतलब उनकी आइडियाज की दुनिया एक बहुत ही स्ट्रांग दुनिया थी, तो वो उस पर्टिकुलर दुनिया में ज्यादा रहना पसंद करते थे। तो प्लेटो जो थे, प्लेटो ये बोलते थे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आइडिया क्या है। सिंपल वर्ड्स में फॉर्म जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू मैटर। सो प्लेटो ने बोला कि आइडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैटर, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला कि जो आइडियल वर्ल्ड है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रियल वर्ल्ड। साथ ही साथ प्लेटो ने यह भी बोला कि जितनी भी रियलिटी है हमारे आसपास में, रियलिटी जितनी भी है उनमें से कुछ भी रियल नहीं है। रियलिटी जो है इट इज जस्ट अ शैडो ऑफ आइडिया। शैडो ऑफ आइडिया मतलब कि प्लेटो ने एक्चुअली एग्जिस्टिंग वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दिया। मतलब कि प्लेटो ने यह बोला कि जितनी भी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। उन्होंने बोला कि जो कुछ भी आप अपने आसपास में देख रहे हो उनमें से कुछ भी रियल नहीं है, वो सब कुछ एक शैडो की तरह है। और वो शैडो का पॉइंट आपको याद होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो एलिगरी ऑफ केव्स का एग्जांपल देते हैं, राइट। उसके डीप में हम नहीं जाएंगे अभी। आई होप आप इन चीजों को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। बट पॉइंट इज, प्लेटो के लिए आइडिया वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट एरिस्टोटल के लिए, एरिस्टोटल बोलते हैं कि नो डाउट आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आइडिया के साथ साथ में मैटर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मतलब यहां पर देखो एक चीज ये भी समझनी है कि एरिस्टोटल ये नहीं बोलते हैं कि आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैटर इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं बोलते। एरिस्टोटल का बोलना यह है कि आइडिया भी इंपॉर्टेंट है और मैटर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आप ये चीज समझ गए कि एरिस्टोटल यहां पर किसी एक चीज को प्राइमेसी नहीं देते। जिस तरीके से प्लेटो प्राइमेसी दे रहे थे, यहां पर आइडिया को प्राइमेसी दिया, एरिस्टोटल ने यहां पर किसी को प्राइमेसी नहीं दिया। उन्होंने बोला दोनों चीजें ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी को भी हम ऊपर या नीचे नहीं बता सकते कि हायरार्की में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल बोलते हैं कि जब भी आप अपने आसपास की पॉलिटिक्स को देखते हो तो पॉलिटिक्स की जो आइडियाज है, पॉलिटिक्स की जो वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पॉलिटिक्स में क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरीके के आइडियाज होने चाहिए, क्या क्या चीजें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। आफ्टर ऑल किस तरीके का सोसाइटी हमें बनाना है, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, एरिस्टोटल बोलते हैं। बट साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम ये भी समझ सके कि हमारे आसपास जो पॉलिटिक्स अभी रियलिटी में चल रहा है, जो रियलिटी है हमारे पॉलिटिक्स के आसपास की, उसमें एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करना, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना, उसको टेस्ट करना, राइट, टेस्ट करना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना, ये सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये सब पॉलिटिकल रियलिज्म के अंदर आता है, ये सब पॉलिटिकल आइडियलिज्म के अंदर नहीं आता है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई होप आप ये चीज समझ गए। तो हमने यहां पर ये बताने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो प्लेटो का पॉलिटिकल आइडियलिज्म था, राइट, और जो एरिस्टोटल जो थे वो सिर्फ आइडियलिज्म के ऊपर नहीं बट आइडियलिज्म के साथ साथ में रियलिटी के ऊपर भी बिलीव करते थे। मतलब एरिस्टोटल ने किसी एक चीज को हटाया नहीं, ऐसा नहीं बोला कि एक को रिजेक्ट करके सेकंड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट एरिस्टोटल ने बोला कि दोनों चीजें ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन के जो और भी पार्ट्स हैं, क्वेश्चन के एक पार्ट में ये भी बोला गया है कि हमें काइंड ऑफ एरिस्टोटल को कंपेयर करना है प्लेटो और मैकियावेली के साथ में, राइट। सो आप ये चीज आई होप समझ पा रहे हैं कि प्लेटो को हम एरिस्टोटल के साथ साथ में कंपेयर भी करते जा रहे हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पर आइडिया और मैटर को कंपेयर किया, राइट, अभी हम और भी चीजों को यहाँ पर कंपेयर करेंगे, राइट। तो देखिए समझिए, एरिस्टोटल और प्लेटो को जब भी आपको कंपेयर करना है तो आप यहाँ पर प्लेटो का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिलोसोफर किंग, उसके कंसेप्ट को लेकर आ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जो प्लेटो थे वो फिलोसोफर किंग के ऊपर बिलीव करते थे। मतलब यहाँ पर रूल ऑफ वन पर्सन के बारे में बिलीव करते थे। मतलब प्लेटो सेड कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि फिलोसोफर है सिंपल वर्ड्स में, जो कि नॉलेजेबल है, जिसके पास नॉलेज है कि हाउ टू लीड अ गुड लाइफ, हाउ टू रूल एफिशिएंटली, वो अच्छे तरीके से रूल कर सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री को, राइट। तो ये चीज बोला प्लेटो ने अपने फिलोसोफर किंग की थ्योरी में। तो एरिस्टोटल यहां पर आते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर हम सारी की सारी पावर्स देंगे तो पावर जो है वो पावर सेंटर हो जाएगा, पावर सेंटर हो जाएगा, सिंपल वर्ड्स में पावर सेंट्रलाइज हो जाएगा। और जब भी पावर सेंट्रलाइज होता है तो उसका मिसयूज हो सकता है, बिकॉज आप जानते हैं, आपने वो पर्टिकुलर कंसेप्ट सुना होगा मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ कॉपर वाला, राइट। उसके अंदर एक मैन ऑफ एपेटाइट वाला जो कंसेप्ट आता है। तो जो एरिस्टोटल बोलते हैं कि हर एक पर्सन के अंदर पैशन होता है, हर एक पर्सन के पास अपने कुछ ही कुछ नीड्स होती हैं। तो सिंपल शब्दों में समझे तो एरिस्टोटल कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, उसके पास पैशन और नीड्स उसकी डेफिनेटली होती हैं, राइट। तो उस पर्टिकुलर पैशन और नीड्स के कारण हो सकता है कि वो करप्शन करे, अपने पावर का मिसयूज करे, और उस पर्टिकुलर सेंस में ये चीज गलत हो जाएगा। जहां पर बिकॉज देखो एक पर्टिकुलर पर्सन को रूल देने से ये सारी के सारे प्रॉब्लम्स को हम इनवाइट करते हैं। इसलिए एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं कि एक रूल ऑफ पर्सन के बदले में ज्यादा बेटर होगा रूल ऑफ लॉ।
लॉ अगर प्रिवेल करेगा किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर, तो दैट वुड बी मच बेटर एज कंपेयर टू किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का एक किसी सोसाइटी के ऊपर रूल ओवर करना, या फिर खुद लॉज बनाकर अपने विम्स एंड फैंसीज के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को गवर्न करने की कोशिश करना। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। सो यहां पर अगर हम प्लेटो से उसका कंपैरिजन करें, तो प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग का थ्योरी था वो क्या था? वो काइंड ऑफ एक आइडियलिस्टिक थ्योरी तो था कि एक ही पर्सन के पास सारी की सारी पावर्स दे दो। लेकिन यहां पर जब वो रियलिज्म के ऊपर बात करते हैं, यानी कि जब एरिस्टोटल आते हैं तो एरिस्टोटल बोलते हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं? वो एक्चुअली रियलिस्टिक स्कॉलर्स के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि रियलिटी में क्या होना चाहिए उस चीज को फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आइडियलिस्टिक सेंस में क्या होना चाहिए। सो एरिस्टोटल का यहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि देखो, प्लेटो गलत नहीं है। एरिस्टोटल बोलते हैं कि प्लेटो गलत नहीं है, बट प्लेटो की एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि प्लेटो हमेशा बेस्ट के पीछे भागते हैं। मतलब प्लेटो चाहते हैं कि कोई भी गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे, मतलब हर चीज में बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट सॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बट एरिस्टोटल का बोलना ये है कि बेस्ट के पीछे भागते भागते हम गुड को कहीं खो नहीं सकते, बेस्ट के पीछे जाते जाते हम गुड को एक्चुअली लूज नहीं कर सकते, राइट? ये चीज एरिस्टोटल का बोलना है। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि अगर मैं आइडियलिस्टिक चीजों के पीछे भागूंगा तो कहीं ना कहीं जो मेरी आज की प्रेजेंट डे सोसाइटी है, प्रेजेंट डे जो मेरे पास मतलब सिचुएशंस है, कंडीशंस है, वो कहीं ना कहीं मैं खो दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि प्लेटो जब भी आइडियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तो एरिस्टोटल जो है वो एक्चुअली एक मिडल पाथ को चूज करते हैं। कैसे? बिकॉज देखो, जब वो आइडियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं तो वो सिर्फ फॉर्म से फिर आइडिया को ही ट्रू बताते हैं। प्लेटो बोलते हैं कि ओनली आइडिया, ओनली फॉर्म कैन बी ट्रू, बट एरिस्टोटल क्या बोलते हैं? अलॉन्ग विद आइडिया द रियलिटी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद आइडिया मैटर इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। दोनों में से किसी एक चीज को ऊपर या नीचे करना दैट इज नॉट दैट मच एडवाइजेबल। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो था वो एक और स्टेटमेंट बोलता है कि बिकॉज एरिस्टोटल जो है वो एक पॉलिटिकल रियलिस्ट है, तो क्या उन्होंने जो मोरालिटीज हैं, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो मॉरल फैक्ट्स हैं, मॉरल एंड्स हैं, क्या उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया है? नो, द आंसर इज नो। एरिस्टोटल ने यहां पर मॉरल एंड्स को भी नहीं छोड़ा है, राइट? देखो, ऑल्दो एरिस्टोटल एक पॉलिटिकल रियलिस्ट है, बट जैसा हमने बात की वो पॉलिटिकल आइडियलिज्म के बारे में भी बात करते हैं। ही डज नॉट सेज कि आइडियलिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। एरिस्टोटल का ये बोलना बिल्कुल भी नहीं है कि ओनली एंड ओनली रियलिज्म मैटर्स। उनका मानना यह है कि रियलिज्म और आइडियलिज्म का एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, एक परफेक्ट मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, सो एक चीज आपको समझनी है कि एरिस्टोटल ने कभी नहीं बोला कि पॉलिटिक्स के अंदर एथिक्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? ये चीज कभी भी नहीं बोला। ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि एरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स और एथिक्स ये दोनों एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट थे, कॉम्प्लीमेंट्री थी। मतलब कि अगर आपको एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना है तो आप पॉलिटिकल फील्ड में कर सकते हैं, और किसी भी पॉलिटिकल फील्ड को आप एथिक्स के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते, राइट? देखो, जब तक आप एक पॉलिटिक्स के अंदर एथिकल मीन्स को यूज नहीं करोगे, तो आफ्टर ऑल आप पॉलिटिक्स के जो मेन मीन्स है, जो मेन एंड्स है, उसको आप फॉलो कैसे करोगे? देखो, इस चीज को समझो। एरिस्टोटल का बोलना यह है कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का आपका मेन एंड क्या है? मेन एंड क्या है, मतलब एंड गोल क्या है? सिंपल वर्ड्स में एंड गोल है क्या? पीपल का वेलफेयर, पीपल का वेलफेयर, राइट? इसलिए तो पॉलिटिक्स को स्टार्ट किया जाता है। द पॉइंट बीइंग, अगर आपको पीपल का वेलफेयर करना है तो जो भी आपके मीन्स है, मीन्स का मतलब होता है तरीके, मतलब जो आप वेज यूज कर रहे हैं, क्या वो वेज जो है वो एथिकल नहीं होने चाहिए, राइट? ये वेज एथिकल होंगे तभी तो आपके मीन्स, जो आपके एंड होंगे वो एथिकल होंगे। आपके मीन्स जो है, जो आपके तरीके हैं वो बिल्कुल सही होंगे, तभी तो पीपल का प्रॉपर्ली वेलफेयर हो पाएगा, राइट? तो इसी सेंस में एरिस्टोटल जो है वो ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और एथिक्स कभी भी सेपरेट नहीं किए जा सकते, दोनों को बिल्कुल साथ में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? देखो, इसको आप किस तरीके से कंपेयर कर सकते हो? आप जानते हो कि जो मैकियावेली है, मैकियावेली आप आगे जाकर आप इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा मैकियावेली ने क्या बोला कि पॉलिटिक्स और एथिक्स ये दोनों कभी भी हैंड इन हैंड नहीं चलने चाहिए। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी एथिक्स नहीं आ सकता, ऐसा मैकियावेली ने बोला, राइट? मैकियावेली ने पॉलिटिक्स और एथिक्स के बीच में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट किया, और जो भी रूलर है, रूलर को बोला कि आपको पॉलिटिकल फील्ड में कभी एथिकल वैल्यूज के बारे में नहीं सोचना है। जो भी चीजें नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है उसको बिना किसी हिचकिचाहट के साथ आपको करना है, भले ही वो एथिकल हो या फिर एथिकल ना हो। ये चीज मैकियावेली ने बोले। लेकिन जब एरिस्टोटल की हम बात करते हैं तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि पॉलिटिक्स से एथिक्स को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हमने पॉलिटिक्स में से एथिक्स को सेपरेट कर दिया तो पॉलिटिकल लाइफ की मेन इंपॉर्टेंस एक्चुअली फिनिश हो जाएगी, पॉलिटिकल लाइफ की जो मेन मीनिंग है वो रह नहीं जाएगा, राइट? तो इसलिए जो एरिस्टोटल है उनका मेन मानना यह है कि एथिक्स एंड जो पॉलिटिक्स है ये दोनों इनसेपरेबल है, दोनों को बिल्कुल साथ में रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप आप इस पर्टिकुलर चीज को समझ पाए हैं, एंड आई होप आप ये चीज समझ पाए हैं कि किस तरीके से हम मैकियावेली को भी यहां पर एरिस्टोटल के साथ कंपेयर कर रहे हैं।
ठीक है, देखो फिर से समझो, मैकियावेली का कहना यह है कि एथिक्स जो है वो पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि पॉलिटिक्स और एथिक्स के बीच में डिस्टिंक्शन पैदा करते हैं मैकियावेली। बट एरिस्टोटल आते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं कि पॉलिटिक्स और एथिक्स के अंदर कभी भी डिस्टिंक्शन नहीं होने चाहिए, रादर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, दोनों बिल्कुल साथ में काम करने चाहिए। ठीक है, इसी बेसिस पे आप ये भी जानते हो कि एरिस्टोटल ने अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस भी दिया था, और आप उसका अगर थ्योरी ऑफ जस्टिस देखोगे तो थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहीं ना कहीं एथिकल वैल्यूज के ऊपर ही बेस्ड है, एथिकल वैल्यूज पे बेस्ड है, राइट। जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल के लिए एक जस्टिस का कंसेप्ट वही होगा जहां पे मोरालिटी जो है वो वहां पे प्रेजेंट हो, मतलब लोगों के बीच में मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, तभी वहां पर जो जस्टिस है वो वहां पे प्रॉपर्ली काइंड ऑफ वहां पे प्रोमिनेंट हो पाएगा। तो इसीलिए आप ये बता सकते हैं कि एरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ एक मीन्स नहीं है आगे बढ़ने का, रादर पॉलिटिक्स जो है एक वे ऑफ लिविंग है, एक ऐसा वे ऑफ लिविंग है जो कि एथिकल वैल्यूज के थ्रू एक्चुअली चलता है। ठीक है, सो आई होप आप इस चीज को समझो कि एरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स जो है वो एथिक्स के साथ बिल्कुल लिंक्ड है, बिल्कुल भी अलग तरीके से सेपरेटेड नहीं है। ठीक है, सो जैसा हमने बात की, मैकियावेली जो सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में वो टोटली डिफरेंट है, बट एरिस्टोटल के व्यूज जो है वो टोटली डिफरेंट है। सिमिलरली प्लेटो के जो व्यूज हैं अलग अलग चीजों के ऊपर, पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर, वो टोटली डिफरेंट है। बट जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल बोलते हैं कि आइडियलिज्म और मैटर को दोनों को साथ में लेकर चलना इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझो तो मैकियावेली जब रियलिज्म के बारे में बात करते हैं तो मैकियावेली जो है वो एक्सट्रीम रियलिज्म के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं हर चीज रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखो, राइट। सिमिलरली अगर आप प्लेटो की बात करें तो प्लेटो हर चीज को आइडियलिस्टिक परसेप्शन से देखते हैं, वो बोलते हैं हर चीज को आइडिया के फॉर्म में देखो। लेकिन जब एरिस्टोटल की बात करते हैं तो एरिस्टोटल यहाँ पर एक मिडल पाथ को फॉलो करते हैं। मिडल पाथ में वो मैकियावेली का जो रियलिज्म है उसको भी फॉलो करते हैं और जो प्लेटो का आइडियलिज्म है उसको भी फॉलो करते हैं। और आफ्टर ऑल इसीलिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के साथ एक्चुअली आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मैकियावेली, एरिस्टोटल और प्लेटो, इन तीनों के बीच में एक सिंगल लिंकेज कैसे क्रिएट होगा, राइट। मैकियावेलिज्म को आप रियलिज्म, प्लेटो को आइडियलिज्म और एरिस्टोटल को रियलिज्म प्लस आइडियलिज्म का एक मिक्सचर बता सकते हैं, राइट। एरिस्टोटल को आप मिडिल पाथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवोकेट बता सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो एरिस्टोटल है वो मिडिल पाथ को बहुत ज्यादा प्रपोज करते थे, हर एक पर्सन को बोलते थे कि आप कभी भी एक्सट्रीमिटीज में मत जाओ, राइट, हमेशा मिडिल पाथ को फॉलो करो। बिकॉज फॉर एरिस्टोटल कभी भी कोई चीज या तो ओनली गुड या फिर ओनली बैड नहीं हो सकती, हर चीज हमेशा ग्रे एरिया में होती है। ग्रे एरिया का मतलब है उसके अंदर, हर चीज के अंदर कुछ एलिमेंट्स अच्छे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स बुरे होते हैं, इसलिए दोनों चीजों को साथ में परसीव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू हम किसी चीज को सिर्फ अच्छा या फिर सिर्फ बुरा कहना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये हमारा एरिस्टोटल का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आई होप आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 2 जो है ये यहाँ पर बात करता है प्लेटो के बारे में। नाउ प्लेटो की एक किताब थी द रिपब्लिक, राइट। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो इज बाय ऑल मींस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल हिज वर्क्स, कमेंट, राइट। सो एक क्वेश्चन है कमेंट करने को जहां पर स्टेटमेंट है कि प्लेटो की जो किताब है द रिपब्लिक, ये उनकी, मतलब उन्होंने जितनी भी किताब लिखी थी उन सब में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वर्क है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ये क्या ये चीज सही है या फिर क्या ये चीज सही नहीं है, इसी चीज के ऊपर हमें कमेंट करना है, राइट। सो इसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं, हम समझते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अप्रोच क्या रखना है। सो वंस अगेन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बिगर पिक्चर क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्लेटो और जो उनकी किताबें हैं उनके बारे में आपको बताना होगा कि उनकी बुक्स का मेन वैल्यू क्या था, आफ्टर ऑल किस चीज के ऊपर उनकी किताब लिखी गई थी, राइट। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि द रिपब्लिक जो किताब है, द रिपब्लिक किताब वो लिखी किसके द्वारा है, प्लेटो के द्वारा। और अगर आपको ईयर याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि 375 बीसी के अंदर इसको लिखा गया था, ठीक है। अब द रिपब्लिक जो था उसका एक सब टाइटल भी था, कंसर्निंग जस्टिस। तो क्या हम इसी से ये समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर किताब जो है कहीं ना कहीं प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन करेगा। थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन करने के लिए इस पर्टिकुलर बुक को लिखा गया था प्लेटो के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या था इस पर्टिकुलर बुक के मेन फीचर्स, तो मेन फीचर्स को आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर तो सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर ये पर्टिकुलर बुक है। सेकंड चीज आप ये बता सकते हैं कि काइंड ऑफ जो प्लेटो का जो सिटी स्टेट था उसको एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए ये पर्टिकुलर बुक को लिखा गया था। इसके अंदर फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट है, राइट। किस तरीके से आफ्टर एक पर्टिकुलर पर्सन को आप सारी की सारी पावर देने वाले हो, एंड आफ्टर ऑल क्या क्या उनके पास पावर्स होने वाले हैं फिलोसोफर किंग के पास, ये सारी की सारी बातें इस पर्टिकुलर किताब के अंदर लिखी गई हैं, राइट। सो अपने आप इंट्रोडक्शन के अंदर ये सब चीजें बता सकते हैं कि आफ्टर ऑल क्या चीजें इसमें लिखी गई हैं और क्या क्या चीज इसका मेन कोर थीम है, मतलब जो किताब है प्लेटो की उसका कोर थीम क्या है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब हम चलते हैं बॉडी पार्ट की तरफ। तो देखो, जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बॉडी पार्ट पे जाओगे तो आपको वंस अगेन डिस्क्राइब करना है कि आफ्टर ऑल द रिपब्लिक जो किताब है उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है।
तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें थ्योरी ऑफ जस्टिस को यहां पर एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि जो द रिपब्लिक नाम की जो किताब है उसका एक जो सब टाइटल है दैट इज कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस, तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर बुक जो है वो जस्टिस से डील करने वाली है, मतलब कि हाउ अ पर्टिकुलर पर्सन, हाउ अ पर्टिकुलर सोसाइटी और अ नेशन कैन एक्चुअली गेट जस्टिस, तो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर डील करने वाली है, राइट। तो इसी चीज के बारे में इस पर्टिकुलर किताब के अंदर लिखी गई है द रिपब्लिक के अंदर, जहां पर बताया गया है कि इस पर्टिकुलर दुनिया में, इस वर्ल्ड में जस्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज तो जस्टिस की इंपॉर्टेंस को शो किया गया है कि आफ्टर ऑल क्या इंपॉर्टेंस है कि एक पर्टिकुलर पर्सन हमेशा जस्ट होना चाहिए, मतलब कि सच फॉलो करना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। किस तरीके से जस्टिस को प्लेटो ने हैप्पीनेस के साथ यहां पर कनेक्ट किया है, राइट। इस चीज को यहां पर आपको काइंड ऑफ कनेक्ट करना है। आप यहां पर लिख सकते हैं कि दैट जस्टिस जो है इट ब्रिंग्स वर्च्यू, इट ब्रिंग्स वर्च्यू, राइट। ये प्लेटो के द्वारा कहा गया था। और जो वर्च्यू है, जब किसी भी चीज के अंदर आपका वर्च्यू आ जाए, वर्च्यू का मतलब होता है एक्सीलेंस, राइट, एक्सीलेंस आ जाए तो आप उस पर्टिकुलर चीज के अंदर हैप्पीनेस को लेना स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो आप यहां पर जस्टिस और हैप्पीनेस के बीच में क्रिएशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप बता सकते हैं अपने पहला पैरा के अंदर कि आफ्टर ऑल जो द रिपब्लिक किताब है वो किस चीजों को एक्चुअली फॉलो करती है, जस्टिस को फॉलो करती है, आइडियल सिटी को, आइडियल स्टेट को, इन सब चीजों को फॉलो करती है। ये सब चीजें आप बता सकते हैं, राइट। सो साथ में आप ये भी बोल सकते हैं कि जस्टिस और हैप्पीनेस के बीच का जो रिलेशन है उस चीज को भी काइंड ऑफ इस पर्टिकुलर बुक के अंदर बताया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि ये पर्टिकुलर रिलेशन जो है ये एक एवर इवॉल्विंग रिलेशनशिप है। एवर इवॉल्विंग का मतलब क्या है कि देखो, अगर आप तीन डिफरेंट पर्सन से किसी एक चीज के बारे में पूछते हो तो ऑब्वियसली तीनों का परसेप्शन मतलब डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब तीनों के परसेप्शन को अगर आप समझोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेम चीज यहां पर प्लेटो का कहना था कि जब एक ही चीज को आप अलग अलग तरीकों से समझोगे, अलग अलग तरीकों से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, वो लगातार इवॉल्व होता रहेगा। तो सेम चीज जस्टिस और हैप्पीनेस को जो कनेक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर बुक के अंदर वो भी लगातार यहां पर काइंड ऑफ इवॉल्व होता रहता है, लगातार वहां पे आगे बढ़ता रहता है, राइट। तो आई होप आप ये चीजें समझ पा रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये किताब किस चीज के ऊपर लिखी गई थी, इसका मेन एम क्या था, राइट। अब देखते हैं। अब देखो, ये जो किताब है बेसिकली द रिपब्लिक, ये जो किताब है वो काइंड ऑफ आप आइडियल स्टेट को लेकर कह सकते हो कि एक आइडियल स्टेट के अराउंड लिखी गई थी। मतलब जो कोर थीम है एक किताब को लिखने का जो मेन आइडिया था दैट वाज आइडियल स्टेट। अब देखो, आइडियल स्टेट को समझने से पहले एक आपको यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट समझना है कि आफ्टर ऑल प्लेटो के लिए आइडियल स्टेट का ये कंसेप्ट आता कहां से है। तो देखिए, होता क्या है कि जो प्लेटो है, प्लेटो एक्चुअली एंशिएंट ग्रीस के रहने वाले हैं। एंशिएंट ग्रीस एक कंट्री थी, सिंपल आप एक लैंड एरिया मान सकते हैं। उसके अंदर दो मेन सिटी स्टेट्स थे, दो मेन बेसिकली नेशंस थे, दो मेन बड़ी बड़ी कंट्रीज थी। एक का नाम था स्पार्टा, एक का नाम था एथेंस, ठीक है। और ये दोनों जो थी काइंड ऑफ एक राइवल स्टेट्स की तरह थी, राइवल स्टेट्स, ठीक है। सो होता क्या है, दोनों के बीच में एक वॉर होती है। वॉर का नाम होता है पेलोपोनेशियन वॉर, पेलोपोनेशियन वॉर, पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है। अब देखो, जो ये पेलोपोनेशियन वॉर जो होती है, इस वॉर के अंदर स्पार्टा जो है वो जीत जाता है, एथेंस जो है वो हार जाता है। और एथेंस वो प्लेस था जहां से एक्चुअली प्लेटो रहने वाले थे, ठीक है। सो होता क्या है, एथेंस की हार के बाद एक्चुअली प्लेटो को इस बात का इतना गहरा सदमा लगता है कि वो इस पर्टिकुलर हार की अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं। वो समझना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल एथेंस जो है वो इस पर्टिकुलर वॉर को लूज क्यों किया, आफ्टर ऑल इस पर्टिकुलर हार को हारा क्यों। और अलग अलग फैक्टर्स को समझने के बाद प्लेटो को ये चीज समझ आती है कि जो एथेंस की जो गवर्नेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा वीक है, काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो इसी चीज के लिए उनका कहना ये होता है, प्लेटो का कहना ये है कि अगर एथेंस को एक स्ट्रॉन्गर पावर की तरह बनकर उभरना है, एक स्ट्रॉन्गर पावर बनना है, तो सबसे पहले तो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनना होगा, ठीक है, एक आइडियल स्टेट बनना होगा। और इसी पर्टिकुलर आइडियल स्टेट को बनाने के लिए जो उन्होंने रूल बुक लिखा था, जो उन्होंने किताब लिखी थी, वही किताब थी एक्चुअली द रिपब्लिक। तो क्या है एक्चुअली, एथेंस को आइडियल स्टेट बनाने के लिए प्लेटो ने क्या किया, किताब लिखी। उस किताब के अंदर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक संविधान लिखा कि आफ्टर ऑल किस तरीके से आगे जाकर एथेंस को अपने डिफरेंट डिफरेंट काम करने चाहिए, गवर्नेंस सिस्टम को किस तरीके से स्ट्रेंथन करना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर एथेंस प्लेटो ने किताब लिखी द रिपब्लिक। उसी बुक के ऊपर एक्चुअली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया, राइट। अब देखिए, इस पर्टिकुलर आइडियल स्टेट को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्लेटो ने बताया कि एक कंसेप्ट लाया फिलोसोफर किंग का। तो फिलोसोफर किंग का सीधा सा मतलब है कि प्लेटो बोलते हैं या तो जो किंग है जो ऑलरेडी रूल कर रहे हैं उसको फिलोसोफर बनाओ। फिलोसोफर मतलब उसको नॉलेज प्रोवाइड करो, उसको चीजें सिखाओ एज टू किस तरीके से गवर्नेंस करना है, किस तरीके से आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो या तो आप किंग को फिलोसोफर बनाइए या फिर किसी फिलोसोफर को किंग बना दीजिए, राइट। दोनों ही तरीकों से सिंपल वर्ड्स में प्लेटो का कहना यह है कि किसी नॉलेजेबल पर्सन को, मतलब जिसको नॉलेज है, नॉलेज किस चीज की, नॉलेज ऑफ
लीडिंग अ पर्टिकुलर नेशन, नॉलेज ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ, नॉलेज ऑफ हाउ अ सोसाइटी कैन इंप्रूव, इन सब चीजों का जिसको नॉलेज है, या तो उसको आप किंग बना दो, या फिर जो किंग है उसको आप ये सारी की सारी नॉलेज दे दो, राइट। तो दोनों ही तरीकों से जो प्लेटो का जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। देखिए, सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो द रिपब्लिक है उसको हमें आइडियल स्टेट के साथ कनेक्ट करना है, और आइडियल स्टेट को हमें सबसे पहले फिलोसोफर किंग के साथ कनेक्ट करना है। तो इस पर्टिकुलर किताब में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उन्होंने क्या किया, वो जो फिलोसोफर किंग है उसकी पावर्स क्या क्या होंगी, पावर्स में क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या डूज हैं, क्या क्या डोंट्स हैं उस पर्टिकुलर किंग के लिए, फिलोसोफर के लिए, ये सब चीजें लिखी गई, राइट। फिर बहुत सारे ऐसे आर्गुमेंट्स दिए गए कि आफ्टर ऑल ये फिलोसोफर किंग का जो पोस्ट है, जो ये पर्टिकुलर मतलब पावर जो देना है, ये जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, ये क्यों होना चाहिए, इन सब चीजों को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे आर्गुमेंट दिए गए। तो ये सब चीजें एक्चुअली इस पर्टिकुलर बुक के अंदर लिखी गई हैं, राइट। अब देखो, जो द रिपब्लिक किताब है, आफ्टर ऑल उसको लिखने का मेथड क्या है, मतलब किस तरीके से लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है डायलेक्टिक्स के फॉर्म में, डायलेक्टिक्स के फॉर्म में, सिंपल वर्ड में डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलेक्टिक्स या फिर डायलॉग? तो देखो, डायलेक्टिक्स का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब भी आप एक पर्टिकुलर किताब को लिखते हैं तो आप उसको कुछ लोगों से बात करते हुए दिखाते हैं, सिंपल वर्ड्स में। जैसे द रिपब्लिक जो किताब है उसको देखो डायलेक्टिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिखा गया है। यहां पर क्या किया गया है, 4 डिफरेंट पीपल को चूज किया गया है, ठीक है, 4 लोगों को। एक का नाम है सिफेलस, सेकंड का नाम है पॉलीमार्कस, थर्ड का नाम है थ्रेसिमाइकस, ठीक है, थ्रेसिमाइकस, एंड फोर्थ का नाम है यहां पर ग्लूकॉन, ठीक है। सो प्लेटो क्या करते हैं, प्लेटो जब अपनी किताब लिखते हैं तो प्लेटो सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं सिफिलिस से, ठीक है, और सिफिलिस फिर उसको आंसर करता है। देन प्लेटो उसके बदले में फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, सिफिलिस फिर से आंसर करता है, प्लेटो फिर क्वेश्चन पूछते हैं, सिफिलिस फिर से आंसर करता है। सिमिलरली फिर प्लेटो क्वेश्चन करते हैं पॉलीमार्कस से, फिर पॉलीमार्कस जो है वो आंसर करता है प्लेटो को, फिर प्लेटो फिर क्वेश्चन पूछते हैं, पॉलीमार्कस फिर से आंसर करते हैं, राइट। तो ये जो फॉर्म है इसे कहते हैं डायलॉग के फॉर्म में, मतलब एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दिया, फिर इस आंसर के काउंटर में दूसरा क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन के काउंटर में फिर दूसरा आंसर दिया, और इस तरीके से जो बुक चलती रहती है, इस तरीके से जो एक पर्टिकुलर लिटरेचर फॉर्म लिखी जाती है उसे कहते हैं डायलेक्टिक फॉर्म, राइट। आई होप आप डायलेक्टिक्स को समझ गए। तो ये डायलेक्टिक्स का जो तरीका है उसे सिंपल वर्ड्स में रैशनल रीजनिंग कहते हैं। रैशनल रीजनिंग क्यों कहते हैं इसे रैशनल रीजनिंग? देखो सिंपल शब्दों में समझो, मैं आपको बताता हूं। देखो, रैशनल रीजनिंग का सीधा सा मतलब है कि आपको समझना है कि आफ्टर ऑल कोई चीज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके डेप्थ में जाना है, तो आपको लगातार क्वेश्चन पूछते रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जस्ट सपोज देयर इज अ पर्टिकुलर मैटर, कोई मैटर है, ठीक है, तो मान लो कि इस मैटर का नाम है ए, तो आपने क्या किया, उस मैटर के ऊपर क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए कि आफ्टर ऑल ये मैटर किस चीज से बना है, ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो आपको ये पता चला, जब आपको आंसर मिला तो आपको पता चला कि 2 डिफरेंट चीजों से मिलकर बना हुआ है बी एंड सी। तो आपने फिर से क्वेश्चन पूछा कि बी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, सी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो आपको पता चला कि बी भी स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और सी भी स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर आपने फिर से क्वेश्चन पूछा कि इसके स्मॉलर पार्ट्स क्या है, और ऐसे करते करते मान लेते हैं कि आप फाइनल वैल्यू पर पहुंचते हैं जहां पर आपके पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। अब आपके पास जो आंसर है वो आपके पास बिल्कुल ट्रू आंसर होगा टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपने क्या पूछा था कि ए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, इसका एक्चुअल आंसर आपको यहां पर जाकर ट्रू आंसर मिलेगा, मतलब ट्रुथ आपको यहां पर मिलेगी कि ए के एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये हैं। देखो, दिस इज नॉट द आंसर, समझो इस चीज को। जब आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा कि ए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो आपको आंसर क्या मिला था, बी एंड सी। बट बी एंड सी क्या फाइनल आंसर है? नहीं है, बिकॉज बी खुद भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, सी खुद अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। सिंपल शब्दों में ए क्या है, ए की कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, इसका फाइनल आंसर आपको बिल्कुल लास्ट में मिलेगा जब आप मल्टीपल बार क्वेश्चन करोगे। कि जैसे आपको अगर आपको आंसर मिला, डोंट बी सेटल्ड, आस्क फॉर मोर, और क्या हो सकता है, और क्या बेटर हो सकता है। तो ये जो क्यूरियोसिटी है, इसी चीज को आप सिंपल वर्ड्स में रैशनल रीजनिंग समझ सकते हैं, और यही फॉर्म है जो कि एक्चुअली डायलेक्टिक्स को जन्म देता है और डायलेक्टिक्स को आगे बढ़ाता है। सो आई होप आप ये समझ गए कि रिपब्लिक जो है उसको इसी तरीके से लिखा गया है कि एक पर्टिकुलर पर्सन क्वेश्चन पूछता है तो दूसरा उसको आंसर करता है, तो इस आंसर के बदले में फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर इसके बदले में आंसर करता है, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस तरीके से 4 डिफरेंट लोगों से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी पर्टिकुलर चीज को यूज करके ये पर्टिकुलर किताब जो है उसको लिखी गई है, राइट। सो आई होप आप ये चीज समझ गए। तो पहला चीज जो हमने ये समझा वो ये है कि जो प्लेटो का जो द रिपब्लिक है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, वो आइडियल स्टेट को बनाने के ऊपर बेस्ड है। तो इस आइडियल स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फिलोसोफर किंग है, फिलोसोफर किंग के जो पावर्स हैं, डूज हैं, डॉन्ट्स हैं, राइट, ये सब चीजें इस पर्टिकुलर बुक के अंदर लिखी गई हैं। सेकंड चीज हमने ये समझा कि जो प्लेटो का जो ये द रिपब्लिक बुक है उसके अंदर जस्टिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि एग्जैक्टली जस्टिस क्या है, एक जस्ट पर्सन कैसे बन सकते हैं, राइट। बिकॉज देखो, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि प्लेटो की जो द रिपब्लिक बुक है उसका सबटाइटल क्या है, कंसर्निंग जस्टिस। इसका मतलब है जस्टिस को साथ डायरेक्टली डील करती है, और इसका मेन एम क्या है, जस्टिस किसके लिए बनाना है, ताकि एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाया जा सके, राइट। सो मेन एम ये भी है काइंड ऑफ।
सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि प्लेटो के जो मेन बुक्स है उसके दो जो मेन फंडास हैं, दोनों फंडास को हम समझ गए कि एग्जैक्टली आइडियल स्टेट बनाने के लिए बुक लिखी गई थी और जस्टिस को एक्सप्लेन करने के लिए भी ये पर्टिकुलर बुक लिखी गई थी। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो, अब ये तो यहां तक तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जो प्लेटो है उसकी जो द रिपब्लिक है वो लिटरली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, जो कि आज के हमारे वेस्टर्न स्कॉलर्स का जितने भी हमारे आज तक के वेस्टर्न स्कॉलर के बुक्स आए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक बुक है द रिपब्लिक, जो कि प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी। अब देखिए, प्रेजेंट टाइम्स में रेलेवेंट टाइम जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स है उसमें उसकी रेलेवेंस क्या है। तो देखो, एक ऑथर आते हैं, एक फिलोसोफर है प्रेजेंट टाइम्स में जिनका नेम है साइमन ब्लैकबर्न। साइमन ब्लैकबर्न साइमन ब्लैकबर्न ने भी एक किताब लिखी, उसका नाम फिर से उन्होंने रखा द रिपब्लिक। द रिपब्लिक, और ये द रिपब्लिक जो है वो काइंड ऑफ एक्सप्लेन करता है प्लेटो की द रिपब्लिक को। तो इस पर्टिकुलर किताब को लिखने से के पीछे साइमन ब्लैकबर्न का मेन मकसद ये था कि आप प्लेटो की वैल्यू को मत भूल जाइए। प्लेटो ने जो किताब लिखी थी द रिपब्लिक, उसको सिर्फ एक आइडियलिस्टिक बुक मतलब सोच के मत छोड़ दीजिए। बिकॉज देखो, ये चीज तो क्लियर है कि पूरी तरीके से आइडियलिज्म है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। ये आइडियल स्टेट की बात है, आइडियल जस्टिस की थ्योरी की बात है। बिकॉज देखो, यहाँ पर प्लेटो क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं कि मैं एक ऐसा जस्टिस का थ्योरी लाना चाहता हूँ जो कि गॉड्स थ्योरी ऑफ जस्टिस होगा, मतलब गॉड्स थ्योरी होगा। अगर आप सोल्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे अपनी प्लेटो के कंसेप्ट में, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने एक्चुअली बहुत ही आइडियलिस्टिक कंसेप्ट बताए हुए हैं। सो साइमन ब्लैकबर्न का कहना यहां पर यही है कि इस पर्टिकुलर किताब को सिर्फ आप एक आइडियलिस्टिक किताब सोच के मत छोड़ दीजिए, बिकॉज इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। यानी कि प्लेटो की जो बुक है, ऑल्दो एक यूटोपियन है, यूटोपियन का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट रियल, समथिंग दैट इज नॉट रियल। ऑल्दो एक यूटोपियन नेचर को काइंड ऑफ रिवील करता है, लेकिन इसके बावजूद इसके प्रेजेंट टाइम्स में जो रेलेवेंस है वो बहुत ज्यादा है। राइट, देखो, इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है, बहुत सारे इसके ऑब्वियसली प्रोज में भी बातें की जाती हैं, बट आपके पास कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रेडी होने चाहिए एज टू जो द रिपब्लिक किताब है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, देखो, इसके अलावा आप यहाँ पर एरिस्टोटल का एक जो स्टेटमेंट है वो बता सकते हैं। देखो, प्लेटो क्या है, प्लेटो जब अपनी द रिपब्लिक को लिखते हैं उसके अंदर वो एक थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म देते हैं। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के थ्रू क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के थ्रू वो बोलते हैं कि जो फैमिली होती है, प्रॉपर्टी होती है, इन सब की इंपॉर्टेंस नहीं है, इन सब की वैल्यू नहीं है। बिकॉज ये सब चीजें जो है लोगों को करप्शन करने के लिए काइंड ऑफ मतलब उत्तेजित करती है, उसको उकसाती हैं। राइट, लोगों किसी भी पर्सन को करप्शन करने के लिए जो इन्फ्लुएंस करती है वो फैमिली और प्रॉपर्टी ही करती है। राइट, ऐसा प्लेटो का बोलना था। सो एरिस्टोटल यहाँ पर आते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं कि फैमिली, प्रॉपर्टी, ये सब बहुत ही टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशंस है, टाइम टेस्टेड है, मतलब कि ये काफी समय से चलते आ रहे हैं, इसको हम अचानक से बंद नहीं कर सकते, ये चीज सही नहीं होगी। सो एरिस्टोटल यहाँ पर बोलते हैं कि जो प्लेटो के देखो, प्लेटो ने जो डिजीज है उसको समझ तो लिया था, मतलब जो डिजीज है इस पर्टिकुलर सोसाइटी की, किसके कारण ये पर्टिकुलर सोसाइटी आफ्टर ऑल इंप्रूव नहीं कर पा रही है, उसको समझ लिया। लेकिन जो प्लेटो ने रेमेडीज दी, रेमेडी का मतलब जो सॉल्यूशन दिया प्लेटो ने, वो तो डिजीज से भी ज्यादा वो था, खतरनाक था। बिकॉज वो बोलते हैं कि फैमिली को ही मतलब अबॉलिश कर दो, फैमिली के सिस्टम को अबॉलिश कर दो, प्रॉपर्टी के सिस्टम को अबॉलिश कर दो। सो जो एरिस्टोटल है उनका बोलना ये है कि अगर मैं फैमिली और प्रॉपर्टी का सिस्टम अबॉलिश कर दूंगा, सो आफ्टर ऑल किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास मोटिवेशन क्या रह जाएगा अपने आप को अपलिफ्ट करने का, अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का, अपने आप को अपलिफ्ट करने का, अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करने का। वो जो मोटिवेशन जो रहता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो मोटिवेशन तो रहेगा ही नहीं। सो आफ्टर ऑल किस तरीके से हम इन चीजों को हटा करके बिल्कुल भी सही डिसीजन ले पाएंगे। राइट, सो एरिस्टोटल भी यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं। राइट, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बुक जो थी वो अपने आप में ही एक पूरी की पूरी मास्टरपीस है। बिकॉज इसी पर्टिकुलर बुक के ऊपर कितने ही सारे डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने अपने व्यूज दिए हैं, उन्होंने अपने अपने काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि किस तरीके से क्या बेटर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। द पॉइंट इज, प्लेटो को देखो, या तो आप प्लेटो के साथ हो सकते हो, यू कैन बी प्रो प्लेटो और यू कैन बी अगेंस्ट प्लेटो, बट आप नॉन प्लेटो नहीं हो सकते। नॉन प्लेटो का मतलब है आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी व्यूज बात करो उसके अंदर प्लेटो के व्यूज ना है। बिकॉज प्लेटो ने इतने ज्यादा डाइवर्स चीजों के ऊपर बात कर रखी है कि प्लेटो की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और उसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी किताब द रिपब्लिक। उसी चीज की इंपॉर्टेंस हम इस पर्टिकुलर आंसर में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। आई होप आपको ये पर्टिकुलर आंसर प्रॉपर्ली समझ आया। अब देखो, इसका जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, एंडिंग वाला पार्ट है, उसमें आपको क्या बताना है, उसमें आपको देखो ये बताना है कि ये बात सच है कि प्लेटो की जो किताब है द रिपब्लिक वो एक यूटोपियन आइडिया है। यूटोपियन मतलब समथिंग दैट इज नॉट रियल, वो एक बहुत ही आइडियलिस्टिक आइडिया है, मतलब जो चीज सिर्फ आइडिया के ऊपर अंदर ही काइंड ऑफ हो सकती है, फिजिबल हो सकती है, प्रैक्टिकलिटी में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर काइंड ऑफ पॉसिबल नहीं है। ये सब होने के बावजूद जो द रिपब्लिक थी वो बहुत ही ज्यादा एडवांस किताब है, बहुत ही एडवांस, मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम में वो लिखी गई थी उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। देखो, प्लेटो ने किस चीज के बारे में बात की इस पर्टिकुलर बुक के अंदर, आप इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हो। प्लेटो ने यहाँ पर एक थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी थी अपनी किताब के अंदर। थ्योरी ऑफ एजुकेशन अगर आप प्लेटो का देखेंगे, दैट वाज सच अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी, सच अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी कि उसके अंदर
every single person he gets a chance of education. He gets actually हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को एजुकेट करने की, अपने आप को अपलिफ्ट करने की, राइट. सो थ्योरी ऑफ एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहां तक कि जो प्रेजेंट डे सोसाइटी है वहां पर भी हम वही पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइडियाज को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से प्लेटो ने अपने थ्योरी ऑफ एजुकेशन के अंदर दिया था. जिस तरीके से प्लेटो बोलते हैं कि हर एक पर्सन को राइट फ्रॉम द बिगनिंग उन सबको एजुकेशन प्रोवाइड करो. तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके अंदर भी हमने 6 to 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन को फ्री किया, राइट. सो ये सब चीजें काइंड ऑफ आप सिमिलैरिटीज यहां पर पता कर सकते हैं. सेकंड चीज अगर आप देखो, सो प्लेटो वाज वन ऑफ द पर्सन जिसको फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है. वाई? बिकॉज वो वुमेन या फिर जेंडर इक्वालिटी के लिए काफी सारी चीजें बोलते हैं. वो बोलते हैं कि जेंडर इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट. तो देखो उस पर्टिकुलर टाइम में जिस टाइम सोसाइटी के अंदर स्लेवरी हुआ करती थी, पैट्रियार्की वाज एट इट्स बेस्ट, उस टाइम में वो आकर फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं, वो जेंडर इक्वालिटी के बारे में, वुमेन राइट्स के बारे में, वुमेन के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करते हैं. इट शोज कि एक्चुअली उनके आइडियाज वर वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. वो बहुत आगे का चीजें सोच पा रहे थे. उनका अगर आप फिलोसोफर किंग का ही कंसेप्ट देख लो तो देखो इस कंसेप्ट को आप जितना मर्जी आइडियलिस्टिक बोल दो, बट ध्यान से सोचिए तो क्या इनकी ये बात सही नहीं है कि जो भी किंग है उसको नॉलेजेबल होना चाहिए, जो रूलर है उसको नॉलेजेबल होना चाहिए. ये चीज तो आज भी कहीं ना कहीं लागू होती है, राइट. अगर एक किंग या रूलर नॉलेजेबल नहीं होगा तो आफ्टर ऑल उसकी वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज होगी, आफ्टर ऑल किस तरीके से वो कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएगा, टफ डिसीजन ले पाएगा, राइट. यहां तक कि जो लोग हैं वो उसकी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे अगर वो पर्टिकुलर पर्सन नॉलेजेबल नहीं होगा, सही डिसीजन नहीं लेगा तो, राइट. सो इस तरीके से जितना मर्जी उनकी आइडियाज यूटोपियन हो, आइडियलिस्टिक हो, बट स्टिल उनकी रेलिवेंस बहुत ज्यादा थी. उनकी रेलिवेंस यहां तक कि आज तक है. अगर अभी भी अगर आप उनकी बात करोगे तो आप ये बोल सकते हैं कि अभी तक हम प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, राइट, फिर जो उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इन सबको प्रॉपर्ली अभी भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. अभी भी हम प्लेटो को पूरी तरीके से डिकोड नहीं कर पाए हैं. इवन आफ्टर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अभी भी हम प्लेटो को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं. आज भी डिफरेंट स्कॉलर्स इनके बुक्स की अलग अलग डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस प्रोवाइड करते हैं. व्हाट डज इट शोज? ये शो करता है कि प्लेटो के जो आइडियाज है दे आर एवरलास्टिंग आइडियाज हैं. साथ ही साथ ये ऐसे आइडियाज हैं जो कि बहुत ही डायनामिक है, मतलब अलग अलग पर्सन्स इनको अलग अलग तरीके से परसीव कर सकते हैं, राइट. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ आया. आज की जो वीडियो थे उसके अंदर दोनों क्वेश्चंस, एक प्लेटो के ऊपर और एक एरिस्टोटल के ऊपर, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन सब के ऊपर क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाते हैं यूपीएससी के हमारे जो ऑप्शनल पेपर है उसके अंदर. सो आपको कोशिश करनी है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको लगातार लिखते रहने, राइट. कीप राइटिंग. जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतने ज्यादा तरीके से, उतने ज्यादा अच्छी तरीके से आप एक्चुअली अपने आंसर्स को रिफाइन कर पाएंगे, उतने अच्छी तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझ पाएंगे, राइट. आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए. आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज समवट बेनिफिशियल टू यू. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वन.